सईद नूर जैसे कमाल के डायरेक्टर जो है वो मौला जट जैसी फिल्म क्यों नहीं बना सके? आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है, आप क्यों नहीं बनाते सीरियल? कोई ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं है जिसने तमाम फिल्में कामयाब बनाई। सऊद ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने और शान ने इंडस्ट्री को तबाह किया। जितना जहन होता है उतना कोई बात नहीं। ये जो जवाल है इंडस्ट्री का, आपका भी उसमें हिस्सा है। मुझे गाली नहीं पड़ी मेरे काम पे। बाबर अली था, सऊद था, रेम्बो था, शान था, इन सबको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। दुनिया में जहाँ भी मूवी बनती है ऑब्वियसली एफर्ट के बगैर तो नहीं बन सकती। एफर्टलेस बन रही है फिल्में, काम ही नहीं आता। आपकी जो साबिक अहली है उनको कैंसर था, उसके बाद वो केयर नहीं कर सकी और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। आपने पहले शादी की छुप के, आपने उनसे वो बात छुपा के रखी जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हुआ। उस डिप्रेशन में उनकी डेथ हो गई और केयर आपको करनी चाहिए थी। अगर आपने तरजीह की है तो आपने ये क्यों बोला कि वो अपनी केयर नहीं कर सकी? ये जो लोग हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जो जानते नहीं है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। साइमा उनकी माँ की जगह नहीं ले सकती। शादी वाली बात छुपानी नहीं चाहिए थी, आप ये आपकी गलती थी। दोनों को धोखा नहीं दे रहा था। हमारे घरों में, हमारी बीवियों में ये बात है, तुम शादी ना करो, बाकी जो मर्जी कर लो, तवाइफ के पास जाओ, कोठे पे जाओ। ज़्यादा लोग सिर्फ ड्रामों की तरफ जा रहे हैं। मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप पाकिस्तान के करण जौहर हैं। जो बातें करते हैं जाहिल होते हैं। रेशम ने भी आप पे इल्ज़ाम लगाया, साइमा के मोहब्बत में मुझे जो है वो साइड लाइन कर दिया। ऐसे ऐसे काम किए, अपने आप को नंगा कर लिया, डांस और ऐसी वाहियात फिल्में की। शान लापरवाह है। जावेद शेख फजूल खर्च। हम वो प्रोडक्शन उस लेवल की कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स लेवल की नहीं कर सकते तो फिर ये काम क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सिर्फ राइटर नहीं, डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक फिल्म स्कूल है। द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी डायरेक्टर राइटर मिस्टर सईद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अभी तो अच्छा फील कर रहा हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग। आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मोस्ट वेलकम। सर पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने एज असिस्टेंट जो है वो सुलेमान साहब को ज्वाइन किया और उसके बाद आपने तकरीबन उनकी 8 जो फिल्म्स थी वो आपने एज असिस्टेंट और राइटर भी आप थे उसके। 15 फिल्म्स, ठीक है। तो उसके बाद आपको कब ख्याल आया कि मुझे अब ख़ुद जो है वो डायरेक्टर बनना चाहिए और ख़ुद डायरेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ख्याल तो मुझे उसी वक्त आ गया जब मैं आके उनका असिस्टेंट हुआ। मुझे डायरेक्टर बनना है तो स्ट्रगल शुरू हो गई, सीखने की, देखने की। उन्होंने इजीली चांस दे दिया था या नहीं, मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको बताऊं, 1.5 साल 2 साल तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं सेट के ऊपर। मैं सिर्फ खड़ा रहता था, देखता रहता था अच्छा क्या हो रहा है। और ये काम जो है, ये टेक्निक जो है, ये देखने से ज़्यादा आती है, समझाने से कम आती है। ठीक है। आप बगौर, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप बगौर जायज़ा लेते हैं कि ये कैमरा ट्रॉली पे क्यों मूव कर रहा है, ये लेंस क्यों बदला जा रहा है, ये डायरेक्टर एक जगह बिठा के एक्टर को डायलॉग क्यों नहीं बुलवा रहा, ये मूवमेंट क्यों ब्लॉक कर रहा है, इधर जाए उधर जाए इधर आए, ये क्यों है। जब आप गौर करेंगे तो मुमकिन है उस वक्त आपकी समझ में ना आए। अच्छा सर, आपने बहुत से लोगों को चांस दिया, उनको स्टार बनाया। आपको भी चांस दिया था एस सुलेमान साहब ने एज अ असिस्टेंट, ठीक है। तो आपने उनके लिए कुछ 8 या 13 के करीब फिल्में जो हैं वो आपने उनके लिए लिखी और उसके बाद फिर आपने अपनी सोसाइटी गर्ल के नाम से पहले जो फिल्म थी वो लिखी। काम आपको इजीली मिल गया था लाइक, या आपको भी कोई स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, देखें, ये मेरे 5 साल जो थे, जो 70 से लेकर 75 तक, जी सारे स्ट्रगल के दिन थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में 35 का दौर था। 35 मीन सेलुलाइट, मेरे फीते पे होती थी फिल्म, और एक डिब्बा होता था नेगेटिव का जो सुबह ले जा के आपको कैमरा रूम में वो लोड करानी पड़ती थी फिल्म। कैमरा लोड करवा के फिर सेट पे आना, फिर सेट की डेकोरेशन, फिर
उसकी एक एक चीज़ देखनी, फिर जब एक्सपोज हो जाता था वो रोल, फिर उसको रोल को जाके लेबॉर्ट्री में देना, लेबॉर्ट्री में फिर वो डेवलप होता था, फिर वो डेवलप किया हुआ रोल उठा के एडिटिंग रूम में लाना, एडिटिंग रूम में फिर उसकी जो ओके टेक्स होती थी वो निकाल ली जाती थी, और एनजी टेक्स जो होती थी वो फेंक दी जाती थी। अच्छा। ताकि प्रिंटिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये सारे काम करते हुए हमें हर शोबे में जाना पड़ता था। काम भी लंबा होता होगा ना उस टाइम पे। और ये जो प्रोसेस था नानी साहब, इसमें सीख रहे थे हम। फोटोग्राफी के हवाले से सीख रहे थे, लेबॉर्ट्री के हवाले से सीख रहे थे, एडिटिंग के हवाले से सीख रहे थे, अपने उस्ताद को देख रहे थे कि वो शॉट्स कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, एक लेंस से एक फिल्म क्यों नहीं बनती। सवाल ये था कि एक लेंस पूरी फिल्म में इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ये इतने सारे लेंस क्यों हैं। तो हर लेंस का अपना एक तासुर है, अपनी एक शक्ल है जो वो स्क्रीन पे दिखाता है। अब उसका इस्तेमाल डायरेक्टर ने करना है। अब वो डायरेक्टर की सोच है, इतना हमें मालूम नहीं था। फिर जब हम वो किया हुआ देखते थे, हमें हुक्म था कि जो हो रहा है वो लिखो, कौन सा लेंस है, डिस्टेंस कितना है कैमरे का, आर्टिस्ट कहाँ खड़ा है, मूवमेंट कितनी है। हम लिखते थे जी 50 के लेंस के साथ ये शॉट हुआ है। तो फिर ये जो लिखा ये याद है। फिर जब स्क्रीन पे देखा तो हमें इफ़ेक्ट की समझ आई कि 50 का लेंस क्या इफ़ेक्ट देता है, 75 का लेंस क्या इफ़ेक्ट देता है, 100 का लेंस क्या होता है, 120 का लेंस क्या होता है, ये क्या इम्पैक्ट बनता है। तो आप सीख लेते हैं। ठीक है। अब जिसने प्रैक्टिकली नहीं किया तो वो तो डीओपी के पीछे खड़ा होगा, डीओपी जो मर्जी लगा दे। तो ये बहुत ज़रूरी है फिल्म मेकर के लिए कि उसको फंक्शंस का पता होना चाहिए। ओके। कोई बड़ा डायरेक्टर अपनी मर्जी से डीओपी को कैमरा नहीं रखने देता। कैमरा रखेगा डायरेक्टर कि मेरा ये एंगल है, यहाँ रखें, इतना डिस्टेंस है और ये लेंस लगाएं और ये सोर्स ऑफ लाइट चाहिए मुझे। आजकल लोग डीओपी पे छोड़ देते, ठीक है कर लो, डीओपी छोड़ दे, इशफाक साहब लगा देते जो लगा दे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। देखें स्क्रीन प्ले को आपने स्क्रीन पे कैसे लाना है ये डायरेक्टर को पता है, डीओपी को नहीं पता। डीओपी को अपने लाइट का पता है कि मैंने जो लाइट की है ये अपर्चर के मुताबिक है, अपर्चर मेरा ठीक है, कैमरा हैंडलिंग मेरी ठीक है, ये डीओपी का काम है। तो ये डायरेक्टर्स के लिए भी आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स इसीलिए तो काम ये आसान हो गया कि डायरेक्टर की ग्रिप जो है फिल्म मेकिंग में कम हो गई है। ओके। अभी एक इंडियन डायरेक्टर था, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सुभाष गई हैं जी, सुभाष। उनको पूछा गया जी कि ये फिल्म क्यों नहीं बन रही हिंदुस्तान में, कामयाब फिल्म क्यों नहीं हो रही। तो उसने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया जो सबको समझना चाहिए। उसने कहा यहाँ हिंदुस्तान में इस वक्त हीरोज़ फिल्म बना रहे हैं, ये खान्स, वो खान को ले लो फिल्म बने, और कह रहे हैं साउथ क्यों कामयाब है, साउथ में डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं। आप अपने काम से सेटिस्फाइड है जितना आपने किया? सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी बहुत काम करना है। मैं समझता हूँ कि जितना किया है बहरहाल कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी समझ आई है करने की। आपको क्या लगता है कि एज ए डायरेक्टर आपकी क्या अचीवमेंट्स है? मेरी अचीवमेंट्स यही हैं कि मुझे गाली नहीं पड़ी मेरे काम पे अप्रिसिएशन मिल गई थोड़ी सी। और आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते थे? अब लगता है ठीक है, अब थोड़ी सी समझ आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, एक्सपीरियंस आ गया है। आपने एक गोल्डन एरा जो पाकिस्तानी सिनेमा का था वो आपने देखा है, वहाँ से आपने ग्रो किया, मैंने काम किया उस एरा में, आपने काम किया, आपका एक बड़ा हिस्सा है उसमें। तो अब जाके आपको लगता है क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों ये हुआ, ये जो सवाल है, ये जो इंडस्ट्री का इस वक्त जो हाल है? देखिए रीजंस ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं सिनेमास टूटे, सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त पाकिस्तान ही है जो ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब है। बांग्लादेश को आप शायद ले सकते हैं, वहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ और हालात है इस टाइम पे। देखिए वहाँ बहुत सारी सपोर्ट उनको मिली है, ख़ासतौर पे अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया को बहुत सपोर्ट है। अभी उन्होंने उनकी आर्काइव जो बनाई है फिल्मों की, अरबों रुपए लगा के गवर्नमेंट ने बनाई है। बिल्कुल, जब से डिजिटल आया है, स्क्रीन सामने नज़र आ रही है, तो सभी ये समझते हैं कि यही काम है
यही काम नहीं है, यही काम नहीं है, काम बहुत आगे चला गया है। अगर अच्छी फिल्म हो तो क्यों नहीं बनेगी? तो अच्छी फिल्म कैसे बनेगी? जब आप बनाएंगे। नहीं, जब मेहनत करेंगे आप, जब आप उसको बहुत सीरियसली लेके काम को करेंगे। जी। जब मोनो फिल्म बनती थी तो 80% फिल्म और 20% फिल्म की रेशो थी, 20% साउंड की। ठीक है। और जब जैसे तरक्की हुई थोड़ी सी, वो फिल्म स्टीरियो हुई, तो ऑलमोस्ट 40% साउंड आ गई और 60% पिक्चर आ गई। ठीक है। DTS आया है, DTS साउंड जो है बड़ी क्वालिटी की साउंड थी। सिनेमा को बदल दिया उन्होंने, सिनेमा को। तो 50% साउंड का हिस्सा हो गया, 50% पिक्चर का हो गया। ठीक है। 7.1, 5.1, 30% पिक्चर, 70% साउंड। सर, आपकी जो मूवीज़ थी उनका भी अच्छा खासा बजट होता था, मतलब आप फॉरेन लोकेशंस पे जाते थे, आपने हर जगह पे, मेरे ख्याल में लंदन में किए, टर्की में किए, सारी कंट्रीज में। छोटा बजट होता था। ठीक है, छोटा बजट होता, छोटे बजट में चले जाते, लेकिन चले फिर भी ठीक था। मतलब इतना तो नहीं था ना कि आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इतना बजट तो है कि एक मूवी बन रही है। 90s जो एक गोल्डन एरा था पाकिस्तानी मूवीज़ का, आप समझते हैं कि था, जिसमें काफ़ी मूवीज़ बनी, उसमें एक जो शिकायत जो एक्टर्स करते हैं, वो कोल एक्टर्स के, जैसे रेम्बो से बात हुई, रेम्बो ने भी ये चीज़ कही कि यार आप जिस सिनेमा में भी जाते थे आपको वही 4-5 एक्टर्स जो है नज़र आते थे, दूसरी मूवी में भी वो, मतलब बकौल उनके कि अगर एक एक्टर 5-5, 6-6, 10-10 मूवीज़ जो है वो एट ए टाइम कर रहा है, सेम स्टोरी है, सेम कास्ट है, सेम सब कुछ है, अगर तो लोगों सेम ने स्टोरी देखना और छोड़ दिया। सेम जो सेम स्टोरी है तो सेम कास्ट है, तो वो तो गलत है। अगर डिफरेंट स्टोरीज हैं और कास्ट वही है, उससे कोई फर्क नहीं। चलिए, आप लोगों का हुआ है ना, ये तो इल्ज़ाम यही है आप लोगों पे कि आप की भी उसमें मूवीज़ होंगी। मुझ पे जो इल्ज़ाम है वो बताइए। हाँ, मतलब ये कि एक ही कास्ट है। जैसे आप देख लें, अगर हम 90s में देख लें, बाबर अली था, सऊद था, रेम्बो था, शान था, ये कैसे थे? ये हमारे ये कैसे थे? एक्टर्स थे। इन सबको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। हाँ हाँ, ये सब आपने मैं इंट्रोड्यूस कराता गया, लोगों ने भेड़ चाल, लोगों ने नहीं सोचा कि हम भी कोई इंट्रोड्यूस कराए, हम भी कोई नए चेहरे लेके आए, नए एक्टर्स लेके आए। उन्होंने उन्हीं को पकड़ा क्योंकि वो हिट हो गए थे, वो कामयाब हो गए थे। देखिए, मैंने पहली फिल्म बनाई कसम, सलीम शेख को इंट्रोड्यूस कराया, इरम हसन को इंट्रोड्यूस कराया। दूसरी फिल्म बनाई जीवा, बाबर अली को इंट्रोड्यूस कराया, रेशम को इंट्रोड्यूस कराया। अब देखते जाइएगा मेरी फिल्म। तीसरी फिल्म बनाई सरगम, अदनान समी को इंट्रोड्यूस कराया, ज़ेबा बख्तियार को इंट्रोड्यूस कराया। चौथी फिल्म बनाई घूंघट, अरबाज खान को इंट्रोड्यूस कराया, अंदलीब को इंट्रोड्यूस कराया। उसमें साइमा का कमबैक हुआ, शान का कमबैक हुआ, जो छोड़ गए थे इंडस्ट्री। अब मैं तो कर रहा हूँ। आगे मैंने हवाएं बनाई, साउथ को लीडिंग रोल में लेके आया, एक्शन रोल में लेके आया, वो भी चली। फिर मैंने दीवाने तेरे प्यार के बनाई है, जिया अली को, मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस कराया। मैं तो अपना हक अदा कर रहा था, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने नहीं सोचा कि हम भी, उन्होंने ये सोचा कि ये हिट हो गए, हम भी इनके साथ बनाएंगे तो हो जाएगी कामयाब जी। और लेकिन नहीं हुआ। देखिए, अरबाज एक बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट था, उसने मेरे यहाँ जो काम किया बहुत अच्छा, मतलब घूंघट में बहुत अच्छा लगा। सेकंड फिल्म मेरी थी वो दुपट्टा जल रहा है, अरबाज के साथ। उस पर मैंने बहुत इस पर बोझ डाला था। एक पागल भी हो जाता है, अपनी इसका बीवी का मर्डर हो जाता है, जला दिया जाता है, उसमें इसको परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन मिला था और बहुत अच्छा किया था उसने। लेकिन लोगों ने नहीं सोचा कि ये लड़का किस पाए का एक्टर है। लोगों ने सतही किस्म की कहानियां लेके, सतही किस्म की फिल्में बना के उसको नाकाम कर दिया। सिलेक्शन किसी तौर पे एक्टर के हाथ में नहीं होता। सिलेक्शन एक्टर के हाथ में नहीं होता, डायरेक्टर के हाथ में होता है कि मुझे इस रोल में कौन सा एक्टर सूट करता है। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ कास्ट एक्टर सर रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर है उसमें तो। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, दुनिया में होते हैं। बिल्कुल। कास्टिंग व्हाट इज कास्टिंग डायरेक्टर? कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चूज करें। वो स्क्रिप्ट के मुताबिक 3 ऑप्शंस डायरेक्टर को देता है कि ये एक्टर भी इस रोल में सूट करता है, इसकी लंबी नाक है, गोल गोल आंखें हैं। ये एक्टर भी सूट करता है, इसकी भी लंबी नाक है, आंखें तो ऐसी नहीं है। इसी भी ऑप्शन देता है। अब डायरेक्टर उसमें से चूज करता है कि मुझे ये एक्टर। अब यहाँ पे डायरेक्टर को ही करना पड़ता है सब।
कास्टिंग डायरेक्टर भी वो खुद है। लेकिन जब एक डायरेक्टर को किसी की लिखी हुई कहानी के मुताबिक चूज करना पड़ेगा, तो पहले तो उसको कंसीव करना है ना कि कैरेक्टर क्या है और उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए। जो राइटर है, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं तो लिखते हुए मेरे ज़हन में आ गई शक्ल के ये क्या होना चाहिए, क्योंकि राइटर मेरे ख्याल में बेहतर चूज कर सकता है। उसने वो कैरेक्टर, जाहिर सी बात, एक एज्यूम करके लिखा है कि कोई इंसान उसके दिमाग में होता, एक खाका होता है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा हौसला नहीं किया डायरेक्टर्स ने कि नए लोगों के साथ काम करें, चेंज स्टोरी लेके आए हैं। जैसे पंजाबी मूवीज़ में आप देख ले, मौला जट आई, मौला जट सुपर हिट हुई, उसके बाद सब लोग पंजाबी की तरफ आ गए, उर्दू सबने छोड़ दी। तो मेरा भी तो आपसे सवाल हो सकता है। जी जी। तो सवाल ये है कि मौला जट, सेकंड मौला जट जी, अरबों रुपए कमाए उसने जी, तो उस तरफ क्यों नहीं गए लोग, वैसी फिल्म क्यों नहीं बनाई? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि उसमें जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, जो फिल्म की होती है, वो भरपूर तरीके से पूरा की गई। बजट बहुत अच्छा था, फिर उसका जो कैमरा वर्क है वो बहुत अच्छा था, बाहर से उसकी कलर करेक्शन हुई, बाहर से बैकग्राउंड म्यूज़िक हुई, हर काम जो है A+ था। उस पर डायरेक्टर का दिमाग भी खर्च हुआ, प्रोड्यूसर का पैसा भी खर्च हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रमोशन के हवाले से भी खर्च हुआ, और एक शाहकार फिल्म बन के सामने आई। इतना तरद्दुद कौन करेगा, इतनी एफर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करता। इसलिए फिल्में नहीं बन रही, इसलिए फिल्में अच्छी नहीं बन रही। सर, दुनिया में जहाँ भी मूवीज़ बनती है, ऑब्वियसली एफर्ट के बगैर तो नहीं बन सकती। अगर आपने अच्छी मूवी बनानी है तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। एफर्टलेस बन रही हैं फिल्में। क्यों बन रही है? ये तो उनसे सवाल करें। उनको पैसा ज़ाया करने का, पैसा ज़ाया करते हैं ना, काम ही नहीं आता, पैसा ज़ाया करते हैं। जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ हैं, अब नदीम बेग ब्रिलियंट, लाल लिशारी ब्रिलियंट, नबील कुरैशी इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा लोग सिर्फ ड्रामों की तरफ जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? मुझे पैसे कमाने का शौक़ नहीं है, मुझे इज़्ज़त कमाने का शौक़ है। तो ड्रामों में इज़्ज़त नहीं है? ड्रामों में इज़्ज़त इस हद तक है कि राइटर डायरेक्टर से बड़ा होता है। जैसे खलील रहमान कमर, उसी पे राइटर को ले लें। ड्रामा राइटर का होता है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, देखा भी है मैंने। देयर इज़ नो डायरेक्टर। डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर वो नहीं मतलब है, स्क्रीन पे नहीं है, नज़र नहीं आता। ड्रामे में और फिल्म में क्या फ़र्क है? किसी से सवाल कर लें, किसी का अक्ल ही नहीं है, कोई बताएगा नहीं आपको। लार्ज स्केल। सबसे पहली बात है कि फिल्म मूवी है जी, और आपको स्क्रीन पे हमेशा मूवमेंट नज़र आएगी शॉट्स की, और क्लोजअप भी है तो कैमरा मूव कर रहा है, थोड़ा कैरेक्टर जा रहा है तो कैमरा मूव। ये क्या करते हैं, ये एक्टर्स को एक जगह बिठाते हैं, एक मास्टर शॉट लेते हैं, उसके बाद वो बोल रहा है कट करके, फिर वो बोल रहा है कट करके, कट 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 कट, स्टैटिक। जैसे ये सीरीज अभी बन रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप जितने भी सीरियल देखें, सीरीज देखें, उनकी मेकिंग सबकी फिल्म वाली है, पेस वाली है, मूवमेंट वाली है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हम वो प्रोडक्शन उस लेवल की कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स लेवल की? अरे नहीं कर सकते तो फिर ये काम क्यों करते हैं हम? करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा। आपका जो कमिंग आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है, आप क्यों नहीं बनाते सीरियल? आपसे मेरा सवाल है। बनाना चाहिए। दूसरों को आप कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बनाते? सर, आपकी जो नेक्स्ट मूवी है वो उस लेवल की है, आपको लगता है, जो OTT प्लेटफॉर्म पे जा सके, नेटफ्लिक्स या अमेज़न लेवल की? मैं इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि जा सकती है, कि उसका स्क्रिप्ट जो है चेंज है, डिफरेंट है। इस पे पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं बनी कि हिंदुस्तान से कोई सिख लड़का लाहौर को एक्सप्लोर करने आया हो और ये सोच के आया हो, उसका परसेप्शन ये हो कि लाहौर क्या है, यहाँ तो टेररिस्ट होते हैं, यहाँ पे तो अनपढ़ लोग होते हैं, यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं यहाँ। लेकिन जब वो आता है लाहौर, मैंने थ्रू हिज आइज़ मैंने एक्सप्लोर किया है लाहौर, पुराना लाहौर, नया लाहौर। वो पागल हो जाता है वो लड़का, उसको जो मोहब्बतें मिलती हैं वो दीवाना हो जाता है। उसको जो खाबे मिलते हैं वो कहते हैं मैं खाबे खान था। इसकी जो वीडियो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो उस लेवल की है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि होनी चाहिए? बिल्कुल है। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे पास भी वही कैमरे हैं
जिस पे लोग फिल्म बना रहे हैं। जो मीडियम क्लास का डायरेक्टर है वो एपिक पे बना लेगा, उससे बेहतर जो है वो ड्रैगन पे बना लेगा, उससे बेहतर जो है रिलैक्सा पे बना लेगा, उससे बेहतर जो है प्राइम लेंसेज पे बना लेगा सब चीज़ें लेके। तो ये अपने शौक और अपने विजन की बात है। सईद नूर जो है वो, जैसे लोग समझते हैं कि पुराने हो गए हैं, उनके ख्यालात पुराने हैं, या उनकी वो जो अभी लेटेस्ट जो डायरेक्शन है और वो सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करके तो नहीं पता चल रहा है। वैसे लोगों को लगता है ना कि अब नहीं यार वो पुराने डायरेक्टर है, वो दौर चला गया, अब वो बिलाल लाशारी हो गया, नए नए मूवीज़ बन रही हैं, लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी है, VFX का दौर आ गया। इज़ इट ट्रू? वही नहीं, पुराना तो मैं हो गया, इसमें कोई शक नहीं। 55 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जो ये कहते हैं नया, तो नए लोगों से मुझे सवाल है, वो कौन सा ऐसा शॉट है जो नया क्रिएट किया है इन लोगों ने? शॉट्स तो वही हैं, मेकिंग तो वही है। ये इस किस्म की जो बातें करते हैं वो खुद जाहिल होते हैं, खुद उनमें उनको पता नहीं होता कि फिल्म मेकिंग है क्या, या फिल्म कैसे बनती है, या क्या तरीका। सर सवाल ये है कि सईद नूर जैसे कमालिया डायरेक्टर जो है वो मौला जट जैसी फिल्म क्यों नहीं बना सके जो बिलाल लाशारी ने बनाई है? बिलाल लाशारी ने तो मौला जट जो बनाई है वो एक कॉम्बिनेशन है पुराने स्कूल का और नए स्कूल का। वो नया अकेला नया स्कूल नहीं है वो। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन है। उसकी बुनियाद जो है पुराना स्कूल है, ठीक है, जिस पे वो उसने बिल्डिंग खड़ी की है। तो ये कह नहीं सकते, ये कहना फजूल है कि जी वो आए ना बात करें, मैं उनको बताऊं, मैं उनसे चंद, ये मैंने जितने सवाल किए हैं ये किसी का उनको पास जवाब नहीं है, ये नए लोग जो हैं। जी, तो आप इरादा रखते हैं कि कोई इस तरह की मूवी आपकी तरफ से भी आएगी, देखने को मिलेगी? जो अरे मैं तो बना ही रहा हूँ, जो यूथ जो आजकल जो जेन जी है, जो न्यू जनरेशन क्या देखना चाहती है? आप इस सवाल का मुझे वाज़ेह करेंगे। VFX देखना चाहती है, वो हॉरर टाइप मूवीज देखना चाहती है, वो एक्शन देखना चाहती है। देखिए एक्शन फिल्में ये कब बनेगी? एक्शन फिल्में मैंने उस वक्त बनाई डाकू रानी, जब ठुस ठुस ऐसे बंदूकें चला, मैंने ओरिजिनल गन्स यूज़ की, ओरिजिनल गोलियां यूज़ की, और ऐसा एक्शन बनाया जो तूफान ले आया फिल्म इंडस्ट्री में। अभी फिर वही दौर आ गया, ये खाली पिस्तौल से यूं करते हैं, बाद में वो पोस्ट में जाके स्पार्क लगा रहे होते हैं। हाँ, वो अभी तो टेक्नोलॉजी ये बातें हैं। ये देखें, आप इस तरह किसी की बुराई करके अपनी अच्छाई नहीं बना सकते। बुराई हमेशा वो करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो आपकी बराबरी कर सकता है वो आपको मानेगा। सर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप पाकिस्तान के ना करण जौहर है। इल्ज़ाम? हाँ, और इल्ज़ाम ये कि जो जैसे करण जौहर जो है वो नेपोटिज़म लाया बॉलीवुड के अंदर, उसी तरह आपने लॉलीवुड के अंदर जो है वो इसी तरह के कैरेक्टर जो है उनको चांस दिया, नहीं, उनको आगे लेके आए। ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसके ऊपर आपकी एक मूवी, मुझे एक बात बताएं। चेन आईना आपकी एक मूवी है, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आप फिल्म है जी, उसमें वहीद मुराद के बेटे हैं आदिल मुराद, सबिया संतोष की नवासी हैं सैरिश, और बेरोज़ सब्ज़वारी का बेटा है शेरोज़ सब्ज़वारी। इनका कोई हक नहीं है फिल्म में काम करने का। तो आपको नहीं लगता कि आप किसी और को चांस दे सकते थे? और इतने लोगों को चांस दिया जो इनसे अच्छी एक्टिंग कर सकते थे। इतने लोगों को चांस दिया, उनमें उनकी एक्टिंग ख़राब नहीं, मेरा काम ख़राब था। अच्छा, मुझे पर्सनली अगर मेरे से आप पूछे, मुझे उनकी एक्टिंग ख़राब लगी। वो इसलिए ख़राब लगी कि फिल्म ही ख़राब थी। क्यों? सो गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। कोई ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं है जिसने तमाम फिल्में कामयाब बनाई हो। सर एक क्वालिटी होती है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप फिल्म्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब कोई फिल्म देखते हैं, जैसे हम बॉलीवुड देखते हैं, लेस फिल्म नहीं है वो हम अगर इस बात पे अगर आप आए तो जी, उसकी साउंड डिज़ाइनिंग बेहतरीन है, उसका कैमरा वर्क बेहतरीन है, उसकी एक्टिंग बेहतरीन है। हाँ, स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में गड़बड़ है थोड़ी। कास्टिंग में नहीं आपको लगती कि गड़बड़ थी? कास्टिंग सही थी। बेरोज़ सब्ज़वारी, शेरोज़ सब्ज़वारी, अच्छा काम किया बाप था बेटा है कि मूवी में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था। और देखें, जिनके माँ बाप ने सर्व किया हो
उनके बच्चे क्यों ना सर्व करें फिल्म सर ज़रूरी नहीं कि वो भी वैसे कर सकते हो। नहीं, मैंने वहीद मुराद साहब के बेटे को देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एज ए व्यूअर आपको बता देता हूँ, आई एम नॉट अ डायरेक्टर या एक्सपर्ट कोई मूवी का, लेकिन मैंने उनके बेटे को देखा और मैं शौक में चला गया कि ये वाकई उनका बेटा है, क्योंकि वो एक लेजेंड थे अपने टाइम के। ठीक है, वो कहीं भी उनके बराबरी तो बड़ी दूर की बात है, उनके कहीं पास भी नहीं जाते एक्टिंग में। तो आपको क्या लगा जो बच्चे बाप की बराबरी करते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते सर। नहीं, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक्टिंग की बात मैं भी कर रहा हूँ, कोई गुर होना मैं भी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का बेटा क्यों नहीं कामयाब हुआ सर? यही तो मैं बॉलीवुड में नहीं चल सका, वो नहीं चल सका ना, तो कोई कमी होगी। चलाने की कोशिश फिर भी होती है ना, अभी तक होती होगी। लेकिन ये जो मुझे, आप यकीन करें, मैं सच बोलने का आदी हूँ अपने ऊपर। मैंने कहा मैंने अचीव नहीं किया। आप खुद कह रहे हैं। वहीद मुराद के बेटे ने वो रोल किया है जो सारी ज़िंदगी वहीद मुराद साहब ने नहीं किया, नेगेटिव रोल। उसने नेगेटिव रोल एक्सेप्ट किया और अच्छा किया। उसकी आइज़, उसकी स्माइल, उसका मैनरिज्म, उसका बैठना, उसका उठना एक रईसज़ादे का था। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस फिल्म में। शहरोज़ ही नाम है ना जी? हाँ, शहरोज़। उसने बड़ी मेहनत से काम किया। मैं ढूंढ रहा था हीरोइन, आप फैसला करना ईमानदारी से। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हीरोइन नहीं मिल रही। जो मिल रही है उसके बजट इतने बड़े हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मुझे पता चला जी, मैडम सबिया खानम की नवासी जो है अमेरिका से यहाँ आई हुई काम ढूंढ रही है। मैं उस घर का शागिर्द हूँ जी। और मैडम सबिया, मिस्टर संतोष कुमार, पहले सुपरस्टार, और उनकी नवासी भटक रही हो, ढूंढ रही हो काम, तो डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। मैंने खुद उससे रब्ता किया, खुद उसको बुलाया। कोई ऑडिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। शी वॉज शॉक्ड। सर आपने क्वालिटी कंप्रोमाइज़ की इसका? नहीं, अगर आपने ऑडिशन भी नहीं दिया तो सर नहीं, मुझे नज़र आ गया था कि वो कर सकते। मैंने आज तक किसी का ऑडिशन ही नहीं लिया, किसी भी एक्टर का। उसके बाद आप उसको और मूवीज़ में ले रहे हैं? वो आएगी तो ज़रूर लेंगे, वो तो अमेरिका में रहती है। वो आई, उसने फिल्म की, वो चली गई। उसको अपना फ्यूचर नहीं, एक्चुअली वो लॉयर है वहाँ पे और वो अपना प्रोफेशन में है। अच्छा सर, उस पर जो कमेंट्स आए, देखिए हम अपनी बात तो छोड़ के जो आवाम है, जो कमेंट्स आते हैं एक चीज़ के ऊपर, उनको पसंद किया जाए। ऑब्वियसली आप आवाम के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें आप तो वो इस तरह की आई हैं कि लोगों को नहीं पसंद आया वो कैरेक्टर। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। मैं मान रहा हूँ कि वो उनकी गलती नहीं है, उनकी कमज़ोरी नहीं, मेरी कमज़ोरी। हम इसको एक मिक्सअप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं बड़ी बड़ी मूवीज़ फेल हो जाती हैं। 300 400 करोड़ में मूवीज़ बन रही है, पड़ोसी मुल्क में फेल हो रही है। कोई 20 लाख का बिज़नेस कर रही है पर डे, कोई 30 लाख का कर रही है। अच्छा, इस पे आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों हो रहा है? अभी जो बॉलीवुड में चल रहा है कि 100 में से 5 फिल्में हिट हो रही हैं, बाकी 95 जो फ्लॉप हो रही हैं। वहाँ तो ये भी मसला नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊँ हाँ, तो लाइक सब कुछ है, लेकिन सानी साहब सारी दुनिया में होता है। हॉलीवुड की कितनी फिल्में हिट होती हैं? 1000 में से 5 फिल्में जो ब्लॉकबस्टर होती हैं। जी जी। जो इंडिया में होती हैं 4 या 5। हर फिल्म कामयाब नहीं होती सर। सर आपको नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स से या जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसके बाद अब हर चीज़, क्योंकि मुझे पता है मूवी आई है, अब मुझे ये चीज़ पता है कि यार ये मूवी वैसे भी अब जब उतर जाएगी सिनेमा से तो वो आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ोन पे, प्राइम पे या इधर उधर, मैं उधर देख लूँगा घर बैठे बैठे। अगर आपका ये विज़न है कि ये OTT पे आ जाएगी या यूट्यूब पे आ जाएगी या फिल्म देख लेंगे, तो फिर आपका आप टेस्टलेस आदमी हैं सर। लेट मी फिनिश जी। आप टेस्टलेस आदमी हैं, इसलिए कि फिल्म सिनेमा में ही देखी जाती है। सिनेमा का अपना एक क्रिज्मा है। फिल्म डिज़ाइन सिनेमा के लिए होती है। उसकी अब जो साउंड आपको 5.1 की सिनेमा में मिलेगी, आपको टीवी पे कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप कैसे किसी फिल्म का इंतज़ार कर सकते हैं? आप क्यों नहीं जाते सिनेमा में? अगर आप फिल्म पसंद करते हैं देखना, यू मस्ट गो सिनेमा। अब सर जब नेटफ्लिक्स किसी मूवी को
50 करोड़ में 100 करोड़ तक ले रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा, उसको पता है ना कि लोग घर पे बैठ के देखते हैं। वो तो अलग बात है ना, ये तो अलग बात है कि आपको पैसे मिल रहे जी हैं, सर। आप बेच रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप जैसे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं जी यूट्यूब पे आएगी या नेटफ्लिक्स पे आएगी तो हम देख लेंगे। हाँ, घर पे देख तो लेंगे। 20 फिल्म तो सिनेमा के लिए बनी हुई है, तो वो नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज़ कर रहे हैं सर? ये भी तो एक सवाल है ना। वो इसलिए कर रहे हैं जब लोग देख चुकते हैं फिर वो दोबारा देखना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात होती है, या वो खुद राब्ता करते हैं कि हमें दे दें फिल्म, आपको पैसे ऑफर करते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन आपने सिनेमा में चला ली फिल्म, अभी सर कोई ऐसी फिल्म है जो सिनेमा में ना चली हो और यूट्यूब पे हो? अच्छा, यही मेरा सवाल था। अभी जो मूवीज़ बन रही हैं, अब बॉलीवुड की मूवीज़ उठा के देख लें, अभी कोई मैं आपको 8-10 गूगल करके बता सकता हूँ नाम। अब क्या हो रहा है कि वो फिल्म्स बन के ना अब डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं। वो बनी उसके लिए सिनेमा में नहीं आ रही सर, वो बनी OTT के लिए रही है जी, सिनेमा के लिए नहीं बन रही। अच्छा, बन क्यों रही है अब OTT के लिए? ठीक है, इसलिए बन रही है क्योंकि OTT पे व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई है, और ये एक फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ। ठीक है, अब जब OTT के लिए बन रही हैं मूवीज़ और वहाँ पे जा रही है, वहाँ पे लोग देख भी रहे हैं उसको, तो सिनेमा में लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है, या कम हो गए हैं। जैसे इंडिया में भी अब ये इशू आ गया। अब एक पठान मूवी थी इंडिया की, वो 100 करोड़ 150 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने ली है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स को पता है कि ये लोगों ने देखनी है। देखें, मैं बताऊं आपको, सिनेमा बाय चॉइस है। यस, बाय चॉइस, बिल्कुल। क्या आपने फिल्म आई, यार मैंने फिल्म देखनी है, आपने तैयारी की, बच्चों को कहा तैयार हो जो फिल्म देखने जाएंगे, आप सुनते जाइएगा। बिल्कुल। गाड़ी में बैठे, बीवी ने कहा पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाया आपने, आगे आए, सिनेमा आए, पार्क की गाड़ी, बाहर निकले, लाइन में लगे, टिकट्स ली, वहाँ से निकले, अपने पॉपकॉर्न, बच्चे ने कहा ये लेना है, ये लेना है, ये लिया, ड्रिंक ली, ये सिनेमा हॉल में जाके बैठ गए इस इंतजार में कि फिल्म चलेगी। फिल्म चली, अंधेरा हो गया, आप लिव कर रहे हैं फिल्म में। अब यही फिल्म घर में चल रही है, आप ऑफिस से आए हैं, आपने ऑन किया, बीवी ने खाना ला के रख दिया, अच्छा ठीक है चाय भी बनाओ जल्दी से, अच्छा, और तुमने होमवर्क किया, फिल्म चल रही है, होमवर्क किया, ये किया, हाँ, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा गुड 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 गुड, ओ यार मेरा फ़ोन तो लाओ यार, मेरा एक फ़ोन करना, अब फिल्म चल रही है, हाँ यार मैं आज नहीं आ सकूंगा, ये वो फलाना। व्हाट नॉनसेंस, दैट इज नॉट सिनेमा, दैट इज नॉट सिनेमा सर, इसलिए बर्बाद हुआ सिनेमा। चेंज तो आ गया ना, एक शिफ्टिंग आ रही है, अब उसको हम एक्सेप्ट करें ना करें, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं करना चाहिए, सर्वाइवल है OTT, हाँ सर्वाइवल है, उसके लिए फिल्म बनाए, उसके मिजाज के मुताबिक फिल्म बनाए। जो सिनेमा के लिए फिल्म बनेगी वो सिनेमा के लिए बनेगी, क्योंकि अभी जितने और उसके लवाजमात हैं सानी साहब जी। सिनेमा की फिल्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, उसकी कलर करेक्शन उस हिसाब से होती है, उसकी साउंड इफेक्ट उसके हिसाब, फॉली उसके हिसाब से, बैकग्राउंड म्यूजिक उसके हिसाब से। ये फिल्म बनाने के वो टूल्स हैं जो फिल्म को खूबसूरत और बड़ा करते हैं। OTT के लिए यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप अपने कंप्यूटर पे 5.1 बना सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ जाने की, साउंड स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है जो महंगे तरीन है। आप बनाना चाहेंगे OTT के लिए? यार हिम्मत हुई तो ज़रूर बनाऊँगा, अब मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ, अब इतना काम कर लिया, अब तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको लंबी सेहत दे। अब हमारा असासा है इस मुल्क का, इस इंडस्ट्री का, तो ऑब्वियसली देखिए आपसे जितना आपसे सीखने को मिलता है, आप खुद में एक एक स्कूल है, एक पूरी एक यूनिवर्सिटी है, मैं कहता हूँ, ठीक है, तो जितना आपसे सीखने को मिल सकता है उतना शायद ही पाकिस्तान में किसी से सीखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात फिर कहना चाहूँगा जी, मैं मोस्टली नए लोगों के साथ क्यों काम करता हूँ? क्यों? मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, अभी तक मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। मसलन मैं खुद नया हो जाता हूँ, मैं पुराना नहीं रहता। एक बंदा पुराना है, बाकी सारे नए हैं, तो आप भी नए हो गए ना, वो फील आ जाती है वो फील आ जाती है। अच्छा सर, ये सवाल तो खैर आपसे लोगों ने पूछा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि सऊद ने आप पे इल्ज़ाम लगाया एक शो में, हाँ, उसका आपको पता है जी, कि आपने और शान ने जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया, और वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए आपने इंडस्ट्री को यूज़ किया या फिल्म्स को यूज़ किया। आप इस बात से
इत्तेफाक करते पहली बात तो ये है कि मुझे ये मालूम नहीं है कि हालांकि उनको एक्शन मूवीज़ में फिर आपने लॉन्च किया था। लॉन्च में नहीं, मैंने बहुत फिल्मों में किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसने पता नहीं उसने किस पैराए में बात की है और क्या बात की है। लोगों ने इतना टुकड़ा उठा लिया कि जी सैयद नूर और शान ने फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया। मैंने पूरा देखा, मैं आपको सुना भी देता हूँ अगर आप। अच्छा, मैं ना सुनाए, मुझे इसी खुशफहमी में रहने दें कि उसने ये क्यों कहा है। अनफॉर्चुनेटली उसने ये क्यों उसने कहा काफ़ी डिटेल में इस पे बात की है। हाँ, क्यों कहा है मैं बताता हूँ आपको क्यों कहा है, जो मुझे समझ में आई जी। कि अगर हम काम करते रहते, फिल्में बनाते रहते, शान और मैं और कुछ और लोग, तो फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान ना होता। मैं तो देखिए, मैं तो ये आधा गिलास खाली नहीं कहूँगा, भरा हुआ कहूँगा। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं पॉजिटिव। ये मेरे बच्चे हैं, अगर ये बात भी करते हैं तो मैं इनकी बात का माइंड नहीं करता। जितना जहन होता है उतना कोई बात करता है। पता नहीं उसने किस पैराए में बात की सऊद ने। उसने तनकीद ही की है सीधी। देखें, बुराई वो करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैंने पहले बोला है, तो करने दें इनको, ये सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगे। कोई उनसे ये पूछे कि भाई तुम ये कह रहे हो नुकसान पहुंचाया है, तुमने क्या फ़ायदा पहुंचाया है वो तो ज़रा बताओ। आप उनको एज ए एक्टर कैसे रेट करते हैं? अच्छा एक्टर है, वेरी गुड एक्टर। आपको लगता है उनको बोलना चाहिए था? बिल्कुल हक है उसका बोलना, मैं नहीं बोल रहा, उसका भी हक है बोलना। आप तो नहीं बोल रहे, मैं जैसा भी बोल रहा हूँ मतलब कि आप एक ज़र्फ दिखा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। रेशम ने भी आप पे इल्ज़ाम लगाया जी कि आपने साइमा के मोहब्बत में मुझे जो है वो साइड लाइन कर दिया और मेरे कैरियर को डैमेज किया, मुझे नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये आपने नहीं पहुंचाया उनको नुकसान, आपने अपने आप को पहुंचाया है। मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, वो कह रही, ये उनको लगता है, उनको लगता है क्योंकि बकौल उनके में वाहिद अदाकारा थी जिनकी सोच जो है वो उनके साथ मिलती थी। मेरे तो साथ मुझे उन्होंने खो दिया, ये उनका नुकसान है। अच्छा, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? मैंने खो दिया, उन्होंने फिर क्या किया? प्रूफ किया कि मैं बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मेरे बगैर आप फिल्म नहीं बना सकते। प्रूफ किया, मैंने तो प्रूफ किया। उसके बगैर मैंने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स बनाई। हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिन डायरेक्टर्स, देखो पैरेलली हुआ है ये काम, पहली 5 फिल्में उसकी मेरे साथ हिट है। दुपट्टा जल है, टाइटल रोल है रेशम का, सैमा उसमें सानवी रोल कर रही, छोटा सा, ठीक है। घूंघट, रेशम हीरोइन है, सैमा उसमें छोटा सा रोल कर रही है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो फिल्म बनाऊं, वो कास्टिंग वाली आ गई बात, जो फिल्म मैं बनाऊं उसमें रेशम ही हो, ठीक है। मैंने उनको नहीं लिया, उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स के साथ जाके काम किया। उन्होंने क्यों नहीं मना किया दूसरे डायरेक्टर्स को? ऐसे ऐसे काम किए, अपने आप को नंगा कर लिया, ऐसे ऐसे डांस और ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में की कि उन फिल्मों ने उनको नुकसान पहुंचा। हालांकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अगर वो अपने अपने रहती अपने जो उसका भरम था उसमें, तो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाती। सहमत आज भी काम कर रही है, वो क्या कर रही है? वहाँ पे इतनी वल्गर फिल्में करने की ज़रूरत क्या थी? क्या? तो बहरहाल मैंने आज बोला, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं बोलता हूँ, वो मेरे बच्चों की तरह है, मैंने उस पर बड़ी मेहनत की है, मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मैं तो बोलता नहीं हूँ। बच्चे बोलते हैं, तकलीफ तो होती है ना। तकलीफ ही तो इंस्पिरेशन है, तकलीफ ही तो आपको सोच देती है, सोचने के अंदाज देती है। मैंने उसको बनाने में ऐसी सी मेहनत की है, उसकी शक्ल बनाने में, उसकी प्रेजेंस बनाने में, कभी मैं बोलूँ तो लोग हैरान रह जाएं। कुछ बताएं थोड़ा सा। कभी भी नहीं बताऊंगा, ये उसका भरम है, ये उसका भरम है, कभी भी नहीं बताऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बोलता है तो बोलता रहे, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि अभी आपका एक रीसेंट इंटरव्यू आया था, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि आपकी जो साबिका अहलिया हैं उनको कैंसर था, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आपकी जो साबिका अहलिया उनको कैंसर था, आपने पॉडकास्ट में बताया कि उनकी सर्जरी हुई USA में, और उसके बाद जो है उनका वो कैंसर निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद वो अपना केयर नहीं कर सकी जो करना चाहिए था।
और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया है लोगों का, और क्रिटिसिज्म ये आया है कि आपने पहले शादी की छुप के, आपने उनसे वो बात छुपा के रखी, उसके बाद उनको, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हुआ और वो उस डिप्रेशन में उनकी डेथ हो गई, और केयर आपको करनी चाहिए थी। अगर आपने सर्जरी की है तो आपने ये क्यों बोला कि वो अपनी केयर नहीं कर सकी, बिकॉज आप यू आर नॉट देयर टू यू नो हेल्प हर। अब आई एम सॉरी, ये बात तो शायद चुपता हुआ सवाल है, बट द थिंग इज़ कि करने का मकसद ये है सर कि लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि देखें, क्रिटिसिज्म इस बात पे करना एक ह्यूमन बीइंग के होते हुए, आप एक अच्छे इंसान हैं जी, आपको दर्द हुआ है किसी का, बिल्कुल, उस खातून का जिसको आप जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मेरी बीवी। बिल्कुल, सबसे पहले तो दुख होना चाहिए मेरे बच्चों को जिनकी माँ थी। सबसे पहले तो दुख होना चाहिए उनके लवाहकीन को। सबसे पहले तो दुख होना चाहिए मुझे जिसकी बीवी थी, जिसके बच्चों की माँ थी। सबसे बड़ा रिश्ता जो है। तो शादी के हवाले से देखो, हम मुसलमानों में इस बात की इजाज़त है। मैंने वक्ती तौर पर सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट में शादी छुपाई थी रुखसाना जी से, लेकिन फिर जब पता चल गया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया, और मुझे यहाँ तक कहा कि शाह साहब देखें, अब आपने कर लिए शादी तो साइमा को उसका शरई हक दीजिए। ये उनके अल्फाज थे। कैंसर तो फिर बाद में हुआ, फिर मेरे बच्चे, माँ से आगे उनको कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने ख़ास तौर पे ये महसूस किया कि साइमा बेशक उनकी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन वो माँ जैसी है। वो बहुत डिसेंट है और हमारे लिए बहुत अच्छा सोचती है। वो हमारी मरने वाली माँ के लिए दुआएं करती है, उसके लिए उम्रा करती है और हमारे बाप का ख्याल रखती है। तो वो बहुत इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये जो लोग हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जो जानते नहीं हैं, जो ये नहीं जानते कि रुखसाना का मेरे दिल में क्या मुकाम है, या रुखसाना का बच्चों के हवाले से मैं कितना अदब करता हूँ या कितना प्यार करता हूँ, वो बैठ के अगर कहें तो कहते रहें। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आपको लगता है कि शादी वाली बात छुपानी नहीं चाहिए थी, आप ये आपकी गलती थी, या आप कह रहे नहीं, उसकी दो नहीं गलती, ऐसा समझ लें कि इमोशनली मैं दोनों को धोखा नहीं दे रहा था। साइमा से अगर मैंने शादी की तो मैं उसको धोखा नहीं दे रहा था। साइमा को शादी कर ली, शादी के बाद अगर छुपाना इसलिए मकसूद था कि मैं नहीं चाहता था कि एक धचका लग जाए मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को। मैं पहले इनको ज़हनी तौर पे तैयार कर लूँ, मैं फिर बताऊँगा। आपने उनको खुद बताया था या उनको पता चला? ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी कि उनको पता चल जाए। आपने जानबूझ के लायक? हमारे यहाँ यही एक मुसीबत है कि हमारे घरों में, हमारी बीवियों में ये बात है कि जी तुम शादी ना करो, बाकी जो मर्ज़ी कर लो, तवाइफ के पास जाओ, कोठे पे जाओ, बदमाशी करो, कुछ कर लो, लेकिन शादी ना करो। बट नॉनसेंस। हालांकि मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मैं उसको भी नहीं धोखा दे रहा था। वो देखें, वो यंग थी, वो कहीं भी पॉपुलर थी, एक्ट्रेस थी, वो कहीं भी शादी कर सकती। बिल्कुल। और उसने मुझे अगर कहा कि निभाइए तो मुझे निभाना चाहिए था, लेकिन एक तरफ मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मुझे उनका था कि इनको शौक ना लगे, और वक्ती तौर पे उनको शौक लगा, जाहिर सी बात है, वो शौक लगा। और फिर ग्रेजुअली जब उन्होंने देखा कि हमारी रूटीन में तो कोई फ़र्क नहीं आया, हमारे जीने में, हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, कुछ नहीं आता, नॉर्मल हो गया। लेकिन अब लोग आज भी बैठे हुए अगर बातें कर रहे हैं तो सलाम है उनको भाई। आपकी जो मिसेस थी, उनके साथ आप रहे
आखिरी टाइम तक? बिल्कुल, मैं वहीं रहता था उनके साथ। यूएसए भी साथ गए थे आप? यूएसए नहीं मैं गया, यूएसए मेरी बेटियां थी। अच्छा। हाँ वो थी, यूएसए में नहीं गया, मेरे यहाँ चल रही थी। और मुझे देखें यूएसए कोई ऐसा नहीं था, कोई बहुत बड़ा मसला था। ना वो चल के ही जाते हैं, इस तरह पेशेंट तो चल के जाते हैं। यहाँ से पैसे भेजे और सारा, ब्रेस्ट कैंसर था उनको, और वो ऐसी स्टेज नहीं थी, उन्हें रिमूव कर दिया, कैंसर रिमूव कर दिया, वो आ गई। यहाँ आके उनकी एक्टिविटीज़ जो थी, मैं उनको मना करता था, आप मुशायरों में जा रही हैं, उधर जा रही हैं, खाने पीने में तवज्जो नहीं दे रही हैं, अपनी दवाइयाँ नहीं खा रही। ये इन चीज़ों पे मैंने बात की थी कि उन्होंने अपनी केयर नहीं की। मतलब वो एक लोग उससे ये नतीजा लेते हैं कि जैसे पता नहीं वो अकेली किसी घर में रह रही हैं जहाँ पे वो अपनी केयर नहीं कर रही, और सईद नूर साहब जो है वो साइमा के साथ है। नहीं और जी मैं वहीं सोता था, वहीं रहता था, वहीं उठता था। साइमा जी के साथ तो उस वक्त हमने घर बनाया जब उनकी डेथ के बाद। मतलब तब तक आप साइमा जी के साथ नहीं थे, आप उन्हीं के साथ? क्योंकि वो बीमार भी थी, जाहिर सी बात है, तो उनको भी ज़्यादा ऐसा जैसी बीमारी नहीं थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। अच्छा। अचानक ही फिर वो कैंसर का पता नहीं चलता, हम समझे कि ये ठीक हो गया सब। क्या फीलिंग थी इस तरह एक साथी है ज़िंदगी की, उनसे आपके बच्चे हैं? वो बहुत तकलीफ में था। मैं शूट कर रहा था चैन आए ना कराची में। अच्छा। वुड यू बिलीव कि मैंने शूट रोका। मैंने कहा यार मैं कल जाता हूँ, उसको सरप्राइज़ देता हूँ। मुझे पता था कि वो बीमार है। अच्छा। मैंने शूट रोक दिया। मैंने कहा यार एक दिन नहीं करेंगे शूट, मैं आता हूँ। मैंने टिकट लिया, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया, उनकी डेथ हो गई। ओह। हालांकि मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो इतनी सीरियस है। मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि मैं जाऊँ यार पता करूँ। ऐसे ही जाने का दिल क्या है? तो ये जिस तन लागे वो तन जाने। एग्जैक्टली जो जिस इंसान पे आती है वही समझता है, बाकी लोग बस सिर्फ कहानियाँ और बातें और बस ऐसे ही है। ठेका सिस्टम एक आया जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपको फिल्म बनानी थी, आपने उस पे फिल्म बनाई? हाँ। बकौल कुछ मैंने नहीं बनाई, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, सब ने बनाई है। परवेज़ मलिक साहब ने जितनी फिल्म बनाई है वो इसी तरह बनाई है। हैदर चौधरी साहब ने जितनी फिल्म बनाई है वो इसी तरह बनाई है। फिर बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मैं बात करूँ। ये सिस्टम क्यों आया? मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्रोड्यूसर जो है ना, जो पैसा लगाता है, वो ये नहीं समझता कि ये ज़रूरी है कि नहीं चीज़ें। हाँ, वो अरेंजमेंट, वो कहता नहीं जी नहीं बस ऐसे कर दो, ऐसे भी कर दो। तो जो मेकर है, जो संजीदा मेकर है, जो अच्छा काम करना चाहता है, वो ये कहता है भाई आपने कितने पैसे देने, उतने पैसे दे दे, बाकी मैं जानूँ, मेरा काम जाने, और अच्छा काम करने के लिए करता है। ठीक, तो इसमें क्या बुराई है? ये जो बात वही आ जाती थी, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करता है। अब जो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे वो कहते जी ठेके पे बनाई फिल्में। अरे ठेके पे बनाई तो कामयाब बनाई ना। ज़्यादा नाकाम हुई या ज़्यादा कामयाब? ज़्यादा कामयाब। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। देखिए ठेका भी किसी को सूट करता है तो वो करता है। कुछ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई उस पर? हर किसी के साथ क्यों नहीं ठेका कर लेता? लोगों को यकीन ही नहीं कि ये फिल्म बना पाएगा। ये इस डायरेक्टर को मैंने अगर ठेके कह दिया कि मैं पैसे देता हूँ तुम्हें बनाओ। अगर आपके पास ठेके में एक अमाउंट है, आपको लगता है यार ये जो सीन है ना, ये मुझे शूट करना चाहिए आउटडोर जाएंगे? मैंने किया है, मैं मकरूज हो गया हूँ, मैं मकरूज हो गया फिल्म बनाने में। उसने तो उतने पैसे में फिल्म बनवा ली मुझसे, बाकी आपने जेब से डाली? मैंने डाले। मैंने बचाने की बजाय अपनी फ़ी डाल दी, अपना इक्विपमेंट की जो रेंट है वो डाल दिया अपना, लेकिन मेरे फिल्म शौक है। ये इतना शौक क्यों है आपको? मतलब इतना एक दीवानगी की हद तक कि यार यही है, ये है ही दीवानों का काम। फिल्म दीवानों का काम है। अच्छा सर, एक फिल्म मेकर के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मतलब जो आपको मज़ा आता है, ठीक है, वो क्या होती है? शुरुआत से लेके इख्तिताम तक, और इख्तिताम के बाद फिल्म देखना, वो मोमेंट होता है सिनेमा में। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस मूवी का था? ऑलमोस्ट सभी का,
जो जैसे सुपर देखिए मैं जितनी भी जो मेरी फिल्में नाकाम भी हुई हैं, होनी भी चाहिए, आपको सिखाती है नाकामी आपको दिल बर्दाश्त नहीं करती, आपको सिखाती है। लेकिन ज़्यादा आपकी कामयाब ही हुई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा जी 80% मेरा, हाँ, पाँच तनासुब में होंगी, वो कोई फर्क, सीखता है इंसान। बिल्कुल। चूड़ियाँ 2 बना रहे हैं? जी बिल्कुल बना रहा हूँ। कब बना रहे हैं? बस इसी साल मुमकिन है। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने 4 मूवीज़ बना ली हैं और वो रेडी टू रिलीज़ है। 3 मूवीज़ वो रेडी टू रिलीज़ हैं, लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये कि अब ये क्या मतलब, मैं लोग कह रहे हैं कि ये घर बनाऊं, खूबसूरत घर बनाऊं, और मैं कहूं कि जी ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, आ जाएं, और आने वाला ही ना हो। नहीं हो ही ना, तो कब आएगा वो? तो आपकी फिल्म तो आउटडेटेड हो जाएगी। आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे। कोई फिल्म आउट ऑफ डेटेड नहीं होती। तो सर कब तक रखेंगे आप? आपके माइंड में क्या है? ईद पे लगाऊंगा इंशाल्लाह। ईद पे उसको प्रमोट करूंगा, फिल्म को लोगों तक लेके आऊँगा, लोगों को समझाऊंगा। अच्छा। उसके बाद प्राइस ऑफ ऑनर रेडी है, उसकी डीसीपी आजकल बन रही है। ठीक है। डीसीपी आ जाएगी, वो मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेज दूंगा। ठीक है, वो चली जाएगी। ओके। फिर एक फिल्म मेरी जन्नत है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी नदीम साहब आ रहे हैं, उनका बकाया काम मैंने करना है, साइमा को और उनका वो करें, और नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ। सर ओटीटी वगैरह पे हमारी मूवीज़ कब जाना शुरू करेंगी? देखिए ओटीटी मेरा मसला नहीं है ना, मैं समझता हूँ उस बिज़नेस को इतना। आप नहीं जाना चाहते? मैं तो कहता हूँ जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है। अभी जिस तरह सिनेमा सर्किट पाकिस्तान में कम हो गया है, जिस तरह जो है, तो ख़त्म नहीं हुआ सर, ये ना कहे ख़त्म नहीं हुआ, कम ऑलमोस्ट, मतलब जितना आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो पश्तो की 2-3 सिनेमा थे, वो भी माशाल्लाह अब ख़त्म हो गए, वो भी सिनेमा पूरा बैठ गया है। पंजाबी का भी हाल आपके सामने, उर्दू में 2-3 फिल्में बनती हैं साल में, और वो भी बस बनेंगी इंशाल्लाह। अभी कुछ ऐसा हालात बन रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब आपके साथ हम खेलेंगे एक मज़ेदार राउंड, रोस्ट फायर, ठीक है? और आपको मैं कुछ सवाल करूँगा आपसे, या कुछ सेंटेंस दूंगा, उस पे आपने अपना जवाब देना है। एक जुमले का एक जवाब आप दे सकते हैं। नंबर 1, मेरे पैसे खा गया। मेरे थे ही नहीं जो वो खा गया। माई फेवरेट हीरोइन। साइमा। माई फेवरेट हीरो। जितने भी हीरो काम करें सारे मेरे फेवरेट। फेवरेट फिल्म। खलील कैसर साहब की शहीद। मैं ये काम करना चाहूँगा। कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा जिसको देख के कम से कम आप जैसे क्रिटिक जो हैं कुछ निकाल ना सकें बुराई उसमें। एक्शन या कॉमेडी? फिल्म एंटरटेनमेंट है, मैं प्रेफर करूँगा कॉमेडी को। रोमांटिक या सीरियस? रोमांटिक। आप अपने आप को एज ए डायरेक्टर कैसे रेट करेंगे? आम सा डायरेक्टर हूँ। आम से तो नहीं है। सईद नूर एज अ फादर? केयरिंग, लविंग, इमोशनली अटैच्ड। एज अ हस्बैंड? सईद नूर वफा का पैकर हूँ। सईद नूर एज अ सन कैसा था? बहुत सबमिसिव और बहुत डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, मैं छोटा था। फादर भी कोई इतना सही नहीं थे, वो मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाते थे तो मैं सीढ़ियों पे बैठ के रोता रहता था। मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के नसीम हिजाज़ी साहब के नावल, हिस्टोरिकल नावल, मोहम्मद बिन कासम, और तलवार टूट गई, शाहीन, वो इतने मोटे नावलों मैं पढ़ा रहता था, वो मुझे सुनाती रहती थी। वो टाइम ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है? सबसे इम्पोर्टेंट ही वो होता है, उसी पे आपकी बुनियाद खड़ी है, बाकी ज़िंदगी उसी पे खड़ी है आपकी। और आपकी बुनियाद पर इसका मतलब है कि उन इमोशंस पे खड़ी है जो, ऑफ कोर्स, दर्द, जिसमें एक दर्द है। सानी साहब, अपनी फिल्म देख के रोना शुरू कर देता हूँ। तो आपकी जो वालदा थी वो कब दुनिया से रुखसत हुई? मेरे ख्याल 12 साल का था, 13 साल का। और वो आपके लिए कैसा लम्हा था? यार किसी से पूछते हो कि तुम्हारी कायनात तुमसे छीन ली जाए तो कैसा लगेगा आपको?
ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, क़यामत का मंजर होता है, क़यामत का समा होता है। अच्छा सर, फादर के साथ कैसा रिश्ता था आपका? बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है कि फादर वाहिद रिश्ता है जो अपने बच्चे के बारे में ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़ जाए। और आपने बचपन में किस तरह का माहौल पाया? लाइक इट वाज फाइनेंशियली स्टेबल थे? नो नो, पुअर, बहुत गरीब, बहुत गुर्बत में ज़िंदगी। जब माँ भी चले गए, बाप भी चले गए दुनिया से, और उस वक्त क्या एज होगी आपकी? 16 साल, 16 15 साल। या 16 साल। किस तरह सरवाइव किया आपने? ठोकरें खा के। किस तरह का ही? एक्चुअली हमारा ताल्लुक सैयद खान वादे से है, तो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बड़े जो है वो मज़ारों, मुजावर, नज़र न्याज, तो वो उसी रो में हम चल रहे थे। एक घर था, उसका किराया आ जाता था, उससे गुज़र बसर हो गई। तो परेशानियों में ज़िंदगी बसर की मैंने, साथ पढ़ाई की, फिर मैंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए अखबार में, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत 60 रुपये मिल जाते थे, मतलब इस तरह करके। और बहन भाई कितने थे आपके? 4। आप बड़े थे सब में? सबसे बड़ा मैं। तो सारी जिम्मेदारी ऑब्वियसली आपके ऊपर होगी। जी हाँ, मैं अभी तक निभा रहे होंगे? ऑफ कोर्स निभा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। सबकी शादियाँ कर दी, सबकी शादियाँ हो गई। बड़ा भाई तो बाप की तरह होता है। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें तो शक नहीं। सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर जो होता है घर में सबसे, तो वो चल रहा था। क्योंकि इजी नहीं होता ना। आपको देखें, आपको फादर भी हैं, एज अ फादर भी हैं, क्योंकि वो आपके अंदर अपना बाप देखते हैं। आपने इनको भी चलाना है, और आपने अपने आप को भी, जाहिर सी बात है, एक लेके चलना है, कामयाब होना है, पैसा, क्योंकि आप होंगे तो आप पिलर हैं, ये लोग सही होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये शायद ये साइड आपका नहीं जानता कोई। देखिए, मैं सानी साहब आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि ये जितना भी प्रोसेस था मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। बिल्कुल। मुझे मेरे अंदर, देखिए, राइटर कौन है? राइटर वो है जिसके अंदर ये तमाम जज्बात लिव करते हैं। बाप के क्या जज्बात हैं, बेटे के क्या जज्बात हैं, माँ के क्या जज्बात हैं, दादी के क्या, दादे के क्या हैं, भाई के क्या हैं, बहन के क्या हैं, बच्चों के क्या हैं, ये सारे जज्बात वो उसके अंदर हैं, तो वो राइटर है। मिसाल के तौर पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा। जी जी। सीन है कि जी बाप घर में टहल रहा है गुस्से में कि बेटा अभी तक नहीं आया। बेटा एंटर होता है, अब बाप बोलता है ये आपके आने का वक्त है। ये मैंने बतौर बाप मैंने डायलॉग लिख लिया। फिर मैं बेटा बन गया हूँ, तो डैडी वो पार्टी लंबी हो गई, सॉरी। मैं फिर बाप बन गया हूँ, ये रोज़ रोज़ की पार्टियाँ अच्छी नहीं होती। मैं फिर बेटा बन गया हूँ, डैडी अब क्या करें, एग्ज़ाम हो गए, सब हो गया। मैं ये सारे जज्बात मेरे अंदर, इतने में माँ आ गई। आप क्या हर वक्त लड़ते रहते हैं मेरे बच्चे से? आप अच्छा, इसमें एक सवाल आ गया बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में, कि जब आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं लिखते हुए, ठीक है ना, जैसे कोई कैरेक्टर आ गया, कोई गांव का एक बंदा है जो कोई साइकिल लेके जा रहा है रोज़ाना बाहर, कोई काम कर रहा है। आपके बचपन का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है आपके गांव का, या उस इलाके का, या कस्बे के, या मोहल्ले का, जिसको आपने कैरेक्टराइजेशन करते वक्त ना आपके माइंड में आ जाता है? एक कैरेक्टर हो तो बताऊं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं। ये मतलब आपने नोट किया होगा ना? हाँ, देखिए, ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना जी, वही बोलता है, वही लिखता है कि अनपढ़ आदमी कैसे बिहेव करेगा, पढ़ा लिखा कैसे बिहेव करेगा, गाँव का जो चौधरी है वो कैसे बिहेव करेगा, पर्या कैसे लगेगी, वो अदालत गांव की कैसे लगेगी, ये सब आपका एक्सपीरियंस, मुशाहिदा है। इन एक्टर्स की कोई एक बुरी आदत बतानी है आप? सबसे पहले शान थोड़ा सा लापरवाह है। सऊद, क्या कहें, सऊद में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। रैम्बो बहुत दिल का बहुत अच्छा है और लविंग पर्सन है। एक बुराई, करियर के टॉप पे आके उसको छोड़ के एंकरिंग शुरू कर दी उसने, ये बुरी बात है, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो एक एक्टर है, उसको एक्टर ही रहना चाहिए था। बाबर अली प्यारा बच्चा है, आज तक जितनी रिस्पेक्ट उसने मेरी की है बहुत कम लोग हैं जिन्होंने की।
और अरबाज ने और इसने बाबर अली ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट। कोई एक बुरी आदत है? बाबर भी सोचता नहीं है, जो मिलता है सरे तस्लीम खाम है जो मिजाज यार में आए। साहिबा से मेरे इतना नहीं है, वो अच्छी बीवी है, उसमें बहुत सारी अच्छाई है। ये अच्छी बात है। रंगीला साहब में तो बहुत ही लोग उनको कॉमेडियन कहते थे, लेकिन वो बहुत संजीदा आदमी थे। सुल्तान राही साहब इंतहाई परहेजगार आदमी, नेक आदमी। नदीम बेग इज अ लीजेंड। इतना ज़बरदस्त, आज भी उनसे बात कर लें मुझे यही कहते हैं यार पता नहीं मैंने कैसे कर लिया। नूर नहीं बात करो, मैंने नहीं बात करनी, मैं हो गया जो हो गया। बाबरा शरीफ क्रेजी फॉर वर्क, क्रेजी फॉर एक्टिंग, प्योर डॉल ऑफ एक्टिंग। शबनम वेरी हम्बल, वेरी जिसको बोलते हैं टाइम की बहुत पाबंद। रेशम गुड आर्टिस्ट, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रख ले तो इंसान भी अच्छी हो जाएगी। मुस्तफ़ा कुरैशी, वो अगेन ये इनके बारे में तो बात ही यही है कि ये सब अच्छे हैं। हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं उन्होंने तो इस तरह काम किया है, इस काम को इबादत समझ के किया है। आप ये देखिए मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने जितना काम किया है, मेरा ख्याल है सुल्तान रईस साहब ने नहीं किया। कैसे? सुल्तान रईस साहब के विलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अब इकबाल हसन साहब के विलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, लाला सुधीर साहब के विलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अब इनकी जोड़ते जाए ना फिल्म में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत वैरायटी दी विलन के रोल में। जावेद शेख फजूल खर्च है। सईद नूर बस ज़मीन पे रहने वाला इंसान है। ये अच्छी बात है कि आपने अपनी बुराई नहीं की। बुराई है मुझ में बहुत। न्यू फिल्म मेकर्स जो है उनके लिए कोई गोल्डन एडवाइस द लेजेंड सईद नूर साहब की तरफ से? सबसे पहली बात तो यह है कि उनको अपने सीनियर्स का काम देखना चाहिए, बगैर कोई फिल्म देखे, बगैर कुछ सोचे ये फिल्म कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप देखो, एक शायर है, वो शायरी करते लोग पहले दीवानों के दीवान पढ़ते हैं, अपने जो सीनियर शायर होते हैं जो, जी, फिर वो अपना कुछ लिखता है। आपने किया कुछ नहीं और आप कैसे बेहतर होंगे? ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और इतने हमारे फजूल किस्म सवालों को बर्दाश्त किया। बहुत मज़ा है सानी साहब, बड़ा अच्छा लगा सर। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी नाजरीन, तो ये थे द लिविंग लेजेंड जनाब सईद नूर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको इनका इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट शो में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।